हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग व अनुच्छेद के बारे में। हम देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस किस के भाग में हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम संविधान की परिभाषा देखते हैं। संविधान की परिभाषा क्या है? देखिए, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। कौन सा? कानूनी दस्तावेज है। यह देश की सर्वोच्च विधि है। कौन सी विधि है? सर्वोच्च विधि है, जो सरकार के गठन एवं कार्यों के विषय में जानकारी देती है। कौन कौन सा? सरकार के गठन एवं कार्यों के विषय में जानकारी देती है। संविधान देश की प्राथमिक विधि है, यानी संविधान सबसे पहली विधि है। संविधान न केवल सरकार के कर्तव्यों का वर्णन करता है, बल्कि शक्तियों पर निर्बंधन भी लगाता है। यानी संविधान जो है सरकार को क्या क्या करना है वो बताता है, और उन पे निर्बंधन यानी रोक भी लगाता है कि वो कुछ गलत ना करें या कोई संविधान से अलग कोई कार्य ना करें। अर्थात यह सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है का वर्णन करता है। तो संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है और ये सर्वोच्च विधि है, देश की सर्वोच्च विधि है। ये सरकार के गठन एवं कार्यों के विषय में जानकारी देता है। संविधान देश की प्राथमिक विधि है। संविधान के न केवल सरकार के कर्तव्यों का वर्णन करता है, बल्कि शक्तियों पर निर्बंधन भी लगाता है। ये हो गया हमारे संविधान की परिभाषा। आइए देखते हैं संविधान में क्या क्या है। ये पूरा हमारा गोला संविधान है। क्या है? संविधान है। अब इस संविधान में क्या क्या है? इस संविधान में पहले तो हमारा भाग आता है। क्या आता है? भाग। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाग यानी जो सबसे बड़ा गोला है वो हमारा भाग है। ये वाला पूरा गोला हमारा ये भाग है। कौन सा है? भाग। और संविधान में कुल कितने भाग है? संविधान में कुल 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। और फिर भाग में ही अनुच्छेद होता है। भाग में क्या होता है? अनुच्छेद। ये जो ये वाला गोल है ये हमारा अनुच्छेद है। कौन सा क्या है? अनुच्छेद है। अनुच्छेद कितना है? ये है 395। कितना है? 395 अनुच्छेद है। फिर जो हमारा रेड कलर है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा उप अनुच्छेद है। कौन सा? उप अनुच्छेद। यानी अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद होता है, उसे उप अनुच्छेद कहा जाता है। तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद है। उप अनुच्छेद तो पता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाग, अनुच्छेद और उप अनुच्छेद। फिर ये जो हमारा अलग से है येलो कलर का, पीला कलर का, ये हमारा अनुसूची है। क्या है? अनुसूची है। और संविधान में कुल कितने अनुसूची होते हैं? संविधान में कुल 12 अनुसूची है। कितना? 12 अनुसूची है। फिर उसके बाद हमारा पिंक कलर का जो गोला है ये हमारा प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना तो हमारा एक ही है। ठीक है, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या? ये संविधान के उद्देश्य के बारे में बताता है। ठीक है, जो संविधान का उद्देश्य है वो प्रस्तावना से हमें पता चल जाता है। तो हमने क्या क्या देखा कि संविधान में भाग है। भाग कितने हैं? 22 है। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला भाग हमारा, बड़ा वाला जो गोला है वो हमारा भाग हो गया। फिर उससे छोटा ही हमारा अनुच्छेद, फिर ये हमारा उप अनुच्छेद। ठीक, तो ये वेन आरेख के माध्यम से हम संविधान को समझ सकते हैं। ये रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं एक एक भाग को। देखिए, संविधान का भाग 1 है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 4 तक। और क्या क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र, यानी संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में ये बताता है। हमारा अनुच्छेद पहला क्या कहलाता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कहता है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत में नए राज्यों का प्रवेश संसद कानून बनाकर कर सकते हैं। यानी भारत में जैसे नए राज्य हमें जुड़ना होगा, जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश एक कंट्री है, मान लो कभी भविष्य में ये हमें भारत में मिलना चाहती है, भारत में मिलना चाहती है, तो वो हमारा एक राज्य बन जाएगा। तो कौन बनाएगा? ये भारत में नए राज्य का प्रवेश कौन कराएगा? संसद कानून बनाकर क्या करेगी? कानून बनाएगा, और उसी कानून के माध्यम से कोई नया राज्य बनेगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य का निर्माण, राज्य का नाम परिवर्तन, राज्य की सीमा परिवर्तन और संसद कानून बनाकर कर सकती है। यानी कोई भी राज्य का सीमा बदलना होगा। सीमा मतलब बाउंड्री, कितना कहाँ से कहाँ तक राज्य होगा। फिर राज्य का नाम, राज्य का नाम क्या होगा वो चेंज करना होगा, और राज्य का निर्माण करना होगा। तो कौन करेगा? ये
संसद करेगी। कौन करेगा? संसद। संसद क्या करेगी? कानून बनाकर करेगी। तो ये अनुच्छेद पहला है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश संसद कानून बनाकर कर सकता है। अनुच्छेद 3 है, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन संसद कानून बनाकर कर सकती है। अब हम चौथा अनुच्छेद देखते हैं। देखिए, चौथा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरह का अधिनियम सामान्य बहुमत तथा साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा। यानी जो हमारा राज्यों के परिवर्तन होगा या राज्यों के सीमा में परिवर्तन या राज्यों के नाम परिवर्तन या नए राज्य प्रवेश होंगे तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में। तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको हम सामान्य बहुमत के द्वारा उसको हम पास कर सकते हैं। और जब भी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होगा या राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा तो सबसे पहले हमें उस राज्य से अनुमति लेनी होगी, राज्य से और राष्ट्रपति से हमें अनुमति लेनी होगी, उसको बताना पड़ेगा, तभी हम उसके नाम परिवर्तित कर सकते हैं। ये हो गया हमारे भाग 1। अब भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भाग 2 हमारा है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। तो ये किसके बारे में बताता है? ये नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बताता है। हमारा अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता या अधिवास द्वारा नागरिकता। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था यानी 1950 में, तो उस समय जो जो भी लोग भारत में रह रहे थे तो उनको अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता प्रदान किया गया। अनुच्छेद 5 के तहत। फिर अनुच्छेद 6 कह रहा पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता। यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान में रहते थे और जब भारत और पाकिस्तान का अलगाव हुआ, अलग अलग हुए, तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए तो उनको नागरिकता मिली। किसके तहत? अनुच्छेद 6 के तहत मिली। फिर अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। यानी जो लोग पहले पाकिस्तान में रहते थे, नहीं सॉरी, जो लोग भारत में रहते थे और वो पाकिस्तान चले गए थे, फिर पाकिस्तान से वो भारत चले आए, तो उनको अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता मिलती है। फिर अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। यानी जो भारत के लोग हैं कहीं अन्य विदेशों में रहते हैं तो उनको भारतीय मूल अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता मिली हुई है। अब अनुच्छेद 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9 नागरिकता का समापन विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त करने पर। यानी कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी राज्य का नागरिकता प्रदान कर लेता है, यानी विदेशी देश का नागरिक बन जाता है, तो वहाँ अपने देश की यानी भारत की नागरिकता वो समाप्त हो जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 9 के तहत वो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अपने आप ही। फिर अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? नागरिकता संसद के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। यानी जो नागरिकता है वो संसद के अलावा कोई भी विधि या कानून कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। किसके द्वारा? किसके अलावा? संसद के अलावा, बाकी और कोई भी इसे नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर कानून बना सकता है। यानी संसद जो है वो नागरिकता के ग्रहण करने पर या समाप्ति करने पर जो कानून कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 11 के तहत संसद ही नागरिकता से संबंधित कानून जो भी बनाना होगा वो बनाएगी। अब देखते हैं हमारा भाग 3। भाग 3 क्या है? भाग 3 हमारा अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मिले हैं, या इसी को मूल अधिकार भी कहा जाता है। क्या? मूल अधिकार भी कहा जाता है। कितने मूल अधिकार हैं? पूरे 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और इन 6 मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को किससे लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। किससे? अमेरिका से। अमेरिका में क्या कहा जाता है? इसमें अमेरिका में इसको कहा जाता है राइट्स। इसको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं? पहला हमारा आता है समानता का अधिकार। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। फिर दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
ये अनुच्छेद 35 से लेकर 28 तक है। पांचवा है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। फिर छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है या 6 मूल अधिकार है। किससे लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हो गए। अब इनको हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। 12 से 35 तक अनुच्छेद दिया गया। देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है? ये राज्य की परिभाषा बताता है, यानी राज्य क्या है इसकी परिभाषा बताता है। राज्य में क्या कहेंगे? ये हमारा आएगा सरकार, यानी केंद्रीय सरकार आएगा हमारा, केंद्रीय सरकार आएगा। और हमारा आएगा राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल, ये हमारा केंद्र सरकार आएगा और केंद्र में यानी संसद आएगी। फिर हमारा आएगा प्राधिकारी, यानी जो अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी ये हमारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 13 कहता है अन्य अधिकारों से मूल अधिकारों की संरक्षण, यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है वो किसी भी अधिकार से या किसी भी नियम या कानून से नहीं छीने जा सकते। उनको अनुच्छेद 13 के तहत सुरक्षा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, यानी विधि मतलब होता है कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब लोग एक बराबर है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और फिर कह रहा है विधियों का समान संरक्षण, यानी जो विधि है जो कानून है वो कानून का पालन सभी लोग करेंगे, एक समान सभी लोग करेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कर धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी किसी को धर्म, यानी ये हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है बौद्ध है जैन है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो जाति क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इससे भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। लिंग यानी वो महिला है या पुरुष, या जन्म स्थान की उसका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, तो इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यदि भेदभाव करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 15 हो गया। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी, यानी सरकारी नौकरी या जो भी नौकरी आएगी उसमें सभी लोग को एक समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है 17 कहता है अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत, कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य या कोई भी व्यक्ति जो है वो उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता। ठीक है, फिर अनुच्छेद 19 आता है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। पहले अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता थे, ये 7वां था संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 6 स्वतंत्रता कौन कौन से हैं? पहला हमारा है बोलने की स्वतंत्रता, यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन उस पर हम कुछ निर्बंधन लगे होते हैं, कुछ रोक लगे होते हैं। दूसरा है हमारा शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, यानी आज हम लोग क्या करते हैं धरना प्रदर्शन कर लेते हैं या कोई भी जुलूस निकाल लेते हैं, तो क्या शांतिपूर्वक आराम से हम निकाल से हैं। संघ या समिति बनाने का अधिकार, देश में कहीं भ्रमण करने का अधिकार, यानी हम देश में कहीं भी टहल सकते हैं। ठीक है, पांचवा है भारत में कहीं पर बसने का अधिकार, हम भारत में कहीं भी जमीन खरीद कर वहाँ पे हम रह सकते हैं। अनुच्छेद 19 का छठा क्या है? कोई भी व्यापार करने का अधिकार, हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इन पे कुछ न कुछ निर्बंधन लगे होते हैं, निर्बंधन यानी कुछ न कुछ रोक लगे होते हैं, यानी इसको हम अपने मनमाने नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध का अधिकार, यानी जो अपराध करते हैं उनको कुछ न कुछ अपने विरुद्ध वकील रखने का ये सब अधिकार दिए जाते हैं ताकि उनका जो दोष है वो
निर्दोष साबित हो जाए। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 21। इसमें हमेशा समाचारों में रहता है। इसमें के इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है जो इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा है शिक्षा का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। दूसरा है निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी, यानी कोई व्यक्ति अपने जो अधिकार है, जो भी बातें हैं उसको छुपा सकता है। तीसरा है आजीविका का, आजीविका का यानी वही कुछ नौकरी काम धंधा करने का अधिकार है। चौथा हमारा है प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार, यानी हम पॉल्यूशन फ्री जो हम आसपास हम रहें तो वहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, साफ सफाई रहे, इसका अधिकार हमें भी है। अभियुक्त या दूध शुद्धि का अधिकार है। छठा हमारा स्वास्थ्य का अधिकार, यानी हम एक अच्छा स्वास्थ्य रखने के हकदार हैं। सातवां हमारा बिजली का अधिकार, क्या बिजली, यानी हमें बिजली भी मिल सकती है। विदेश यात्रा का अधिकार, यानी हम कहीं भी किसी भी देश में जाके घूम सकते हैं। सुरक्षित यात्रा का अधिकार, यानी चाहे कहीं भी हम आए जाएं तो हम वहाँ सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। सोने का अधिकार, सोना का अधिकार का मतलब स्लीप वाला, गोल्ड वाला नहीं, गोल्ड वो सोना चांदी वाला नहीं, स्लीप वाला, ठीक है, गोल्ड वाला नहीं, यानी सोने का अधिकार हमें है। शादी का अधिकार, शादी का अधिकार का मतलब कि हम अपने मनपसंद के अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई भी दबाव डाल के कुछ भी शादी ना करवाए जाए। जो बिहार में एक शादी प्रसिद्ध है ना, पकड़ा हुआ बिहार, लोग पकड़ पकड़ के शादी कर देते हैं। फिर हमारा था 12वां था भोजन का अधिकार, यानी हमें एक पोषण युक्त भोजन मिले। उसके बाद हमारा 13वां था आवास का अधिकार। आवास का अधिकार का मतलब हमें सुरक्षित घर मिले, रहने के लिए हमें घर मिले। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत ये इतने इम्पोर्टेंट जो हमारे उप अनुच्छेद है, ये हमारा अनुच्छेद, ये हमारा उप अनुच्छेद है। कौन सा है? उप अनुच्छेद, इसको हम उप अनुच्छेद कह सकते हैं, उप अनुच्छेद कह सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 22 में कहा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। पहला क्या है? 22 अनुच्छेद 22 का उप अनुच्छेद क्या है? कह रहा है अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने एवं इच्छानुसार वकील रखने का अधिकार, यानी मान लीजिए कभी हमें कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उससे हम अपना कारण पूछ सकते हैं कि आप हमें किस आधार पर गिरफ्तार किए हो। उसको वारंट कहा जाता है ना, कि वारंट दिखाइए। और हम अपने इच्छा अनुसार यानी अपने मनपसंद का वकील रख सकते हैं। फिर दूसरा उपनिषेध क्या है? 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, यानी हम जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से लेकर 24 घंटे के अंदर हमें यानी अदालत में, यानी छोटे स्तर का अधीनस्थ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और यदि मजिस्ट्रेट कहेगा तभी हम 24 घंटा से अधिक यानी बंद रह सकते, गिरफ्तार रह सकते हैं, या नहीं तो हमें 24 घंटा के अंदर ही छोड़ा जा सकता है। फिर तीसरा है शत्रु देश के नागरिक एवं निवारक निरोध को ये अधिकार नहीं, यानी मान लीजिए कोई शत्रु देश का या कोई आतंकवादी है तो उसको ये दोनों अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ये केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त होंगे। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी हम मानव के यानी मनुष्य आदमियों को हम खरीद बेच नहीं सकते। पहले दास बनाए जाते थे ना, तो आदमियों को भी खरीदा बेचा जाता था। और बलात् श्रम यानी हम किसी को जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवाएंगे, उसके इच्छा अनुसार ही हम उसको काम करवाएंगे, और उसको हम दासों को खरीद बेच नहीं सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है बालकों यानी 14 वर्ष से कम के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जो 14 वर्ष से कम है उनको हम किसी भी काम में नहीं लगा सकते, यानी उनको काम करना प्रतिबंधित है, वो अपना शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है, उनको किसी भी काम में हम नहीं लगा सकते हैं। कभी कभी आप लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं तो उसको पुलिस आता है, उसको उठा के ले जाता है, उसको पढ़ाई करवाता है, बाकी सारी चीज़ें करवाता है। फिर हमारा अनुच्छेद 25 आता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की
धर्म की अबाध्य रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 25 के तहत हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं। कोई भी धर्म हो, भारत का कोई भी धर्म हो, अनुच्छेद 25 के तहत उसको संरक्षण प्राप्त है, यानी वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। धार्मिक कार्यों का, जैसे हम लोग मेला लगता है ना, दुर्गा पूजा, दीपावली का, बाकी और सारी चीज़ें का, तो वो धार्मिक लगता है। और बाकी मुसलमानों में भी लगता है, ईद का, मुहर्रम का, तो ये सारी चीज़ें का धार्मिक जो कार्य है वो उसका प्रबंधन करने का अधिकार भी हमें है। फिर अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 के साथ किसी धर्म को कर ना देने का अधिकार, यानी धार्मिक चीज़ों में कर नहीं लगता है, मंदिर या मस्जिद पे कोई भी कर नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 क्या है? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त न करने का अधिकार, यानी जो भी सरकारी स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, उनमें किसी भी धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण का अधिकार, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी भाषा, यानी जो बोलता है, लिपि यानी जिस तरह से लिखता है, और उसकी जो संस्कृति है उसको अपना बचाए रख सकता है, उसको संरक्षण करने का अधिकार उसको प्राप्त है। किसके तहत? अनुच्छेद 29 के तहत ये उसको प्राप्त है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रबंधन करने का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक है, यानी जिसकी संख्या कम है, भारत में जिसकी संख्या कम है, जिसकी जनसंख्या कम है, वो अपने धर्म की शिक्षा करा सकते हैं। जैसे मुसलमानों में चलता है ना मदरसा, तो ये मदरसा इसी के तहत चलता है। अनुच्छेद 30 के तहत ही मदरसा को चलाने का अधिकार मिला हुआ है। फिर हमारा अनुच्छेद 31 आता है। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये इस अनुच्छेद 31 को यहाँ पे अनुच्छेद 32 रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब, यानी जो हमारे मूल अधिकार हैं, अगर उसका हनन होता है तो हम इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ सीधे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे हम वहाँ पे केस कर सकते हैं। इसलिए इसको BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको पूछा जाता है। तो संविधान के हृदय एवं आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय एवं आत्मा है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 33 है, पुलिस आसूचना अधिकारी, सैन्य बल, अर्धसैन्य बल के मौलिक अधिकार को संसद सीमित कर सकती है। यानी जो पुलिस है, अधिकारी है, सैन्य बल है यानी आर्मी है, अर्धसैन्य बल है यानी PSC है, इनके जो मौलिक अधिकार को संसद सीमित कर सकती है, उनको कम कर सकती है। फिर अनुच्छेद 34 है, सैन्य विधि। सैन्य विधि यानी मार्शल लॉ, यानी जो हमारे संसद वो हमारी मार्शल अनुच्छेद 34 क्या है? सैन्य विधि। सैन्य विधि यानी मार्शल लॉ, जो संसद है वो मार्शल लॉ भी किसी भी क्षेत्र में लगा सकती है। तो अनुच्छेद 34 के तहत सैन्य विधि यानी मार्शल लॉ लगा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं भाग 4, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? यह है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, DPSP, ठीक है, DPSP इसको कहा जाता है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? ये राज्य की परिभाषा बताता है, यानी राज्य क्या है, क्या क्या राज्य में क्या क्या सम्मिलित है, ये राज्य की परिभाषा बताता है। कौन? अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 37 के तहत क्या है? इस भाग में किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति न होते भी यह शासन में महत्वपूर्ण योगदान करता है।
यानी जो हमारा डीपीएसपी है वो न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है, यानी हम न्यायालयों में इसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते या केस नहीं कर सकते कि ये सरकार ये सारे काम नहीं कर रही है। सरकार जब जब सरकार अपूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगी तभी इन सारी चीज़ों पर काम करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 क्या है? अनुच्छेद 38 कह रहा है राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा, यानी आर्थिक और सामाजिक न्याय भी राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये हमारा राज्य होगा। राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, कौन कौन सा? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। यानी समान न्याय, सभी को एक न्याय मिलेगा। निःशुल्क विधिक सहायता यानी निःशुल्क यानी बिना पैसे की सहायता मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी जो व्यक्ति, जो मान लीजिए ब्राह्मण कोई नौकरी कर रहा है उसको 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रहा है, तो वो अन्य कास्ट का, यानी अगर एससी भी होगा तो उसको भी वही 40,000 रुपये सैलरी मिलेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 39 के उपअनुच्छेद क के तहत। फिर हमारा दूसरा क्या है? सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, यानी जो सार्वजनिक धन है, जो सरकारी धन है, उनको एक अच्छे तरह से नियंत्रित करना ताकि सबके साथ सब में समान रूप से वितरित हो सके। ठीक है, फिर हमारा आता है धन का समान वितरण। गय का धन का यानी धन का सब लोगों में आपस में एक समान वितरण किया जाना, सब लोग में एक समान बांटना। फिर देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। ग्राम प्रधान होते हैं, नगर निगम नगर पालिका होते हैं ना, तो ये हमारा ग्राम पंचायत है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को काम और शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य देगा। अनुच्छेद 42 क्या है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता प्रदान करना, यानी काम के लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए। और प्रसूति सहायता का मतलब डिलीवरी, जो गर्भवती महिला होती हैं वो डिलीवरी के बाद उनको क्या मिलता है? कुछ पैसे मिलते हैं और उनको सरकारी सुविधाएं भी फ्री मिलती हैं, तो वो किसके तहत? अनुच्छेद 42 के तहत राज्य ये काम करता है। अनुच्छेद 43 क्या है? अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसके लिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए और मजदूरी दिया जाए, मजदूरी। ठीक है, फिर हमारा अनुच्छेद 44 आता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता मतलब यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आजकल एकदम गंभीर मुद्दा है ये यूसीसी। ठीक है, ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 44 में है। इसको लर्न करने ला, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर हमारा अनुच्छेद 45 का कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रचार, यानी जो जितने भी बच्चे 6 वर्ष से कम हैं उनको निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रदान करेगी। ठीक है, राज्य प्रदान करेगी। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी जो एससी हैं, एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके लिए, और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी, अर्थ मतलब पैसे से संबंधित जो काम होंगे वो सरकार करेगी। अनुच्छेद 47 क्या है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा राज्य का लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य है, यानी राज्य का कर्तव्य है कि वो पोषाहार स्तर यानी जो हमारे पोषक तत्व हैं खाने के लिए उनमें वृद्धि करेगा, और जीवन स्तर को ऊंचा करने का, और जो लोक स्वास्थ्य है यानी हॉस्पिटल्स हैं उनको सरकार सुधार करेगी और उसको वृद्धि करेगी उसमें। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित संगठन बनाएगी। कृषि में बहुत सारे खोजें की जाएंगी जिससे जो फसल है उनकी गुणवत्ता बढ़े। अनुच्छेद 49 के तहत क्या? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, यानी जो राष्ट्रीय महत्व है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे ताजमहल, लाल किला और बाकी सारी चीज़ें हैं, आगरा का किला, इन सब का संरक्षण कौन करेगा? ये सरकार का कर्तव्य है कि इन सारी चीज़ों का संरक्षण
करें। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के तहत क्या है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथककरण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, पृथक रहेंगे, एक दूसरे से कोई भी किसी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना कार्यपालिका न्यायपालिका के, ना न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप करेगा, सबका अपना अपना अलग काम होगा। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी जो सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करेगी और सुरक्षा में वृद्धि करेगी, ताकि एक दूसरे देश से एक संबंध जो है वो अच्छा बना रहे। ये हो गया हमारे भाग 4 और 1 से लेके 4 तक, और अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक ये हमारे आर्टिकल यानी अनुच्छेद हो गए हैं। अब इसमें आपको जो भी ना समझ में आया है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके तो उसका रिप्लाई हम जल्दी से जल्दी देंगे। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए उसको आप बता सकते हैं। अब देखते हैं हम अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 51 का क्या है, जिसको हम मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, 51 अनुच्छेद 51 का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मूल कर्तव्य यानी किसी नागरिक की क्या क्या कर्तव्य है ये दिया गया है। देखिए इसको हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, और ये मूल कर्तव्य किसके लिए, ये सिटीजन यानी नागरिक के लिए है, भारत के लोगों के लिए है। ठीक है, किसी विदेशी लोगों के लिए नहीं है। पहला क्या है, पहला हमारा है सांविधिक संस्थाएं राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं उन और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और राष्ट्रगान है, इनका हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। सभी नागरिक इनका सम्मान करेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाली भावनाओं का सम्मान करेंगे। यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे मान लीजिए हमारे जितने शहीद हुए हैं, जो भी क्रांतिकारी हुए हैं, उनका हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। फिर आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यानी भारत की जो सॉवरेंटी है, जो यूनिटी है, इनकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। आपस में सहयोग बनाए रखेंगे और आपस में कोई भी विवाद नहीं करेंगे जिससे कि देश को नुकसान हो। देश की रक्षा करें और देश द्वारा आह्वान किए जाने पर देश सेवा के लिए तैयार है, यानी देश की हम भी रक्षा करें। और मान लीजिए कभी देश किसी काम के लिए या युद्ध होता है या किसी भी चीज़ के लिए हमें बुलाता है तो हमें देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। फिर हमारा भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं का सम्मान करना, यानी एक दूसरे से भाईचारे एकदम भाई की तरह रहना और महिलाओं की जितने भी महिलाएं होती हैं उनके सम्मान करना। हमारे सामाजिक एवं संस्कृति को समझें एवं उनका पालन करें। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सामाजिक संस्कृति, उनका क्या करेंगे, पालन करेंगे, उनको समझेंगे और उनका पालन करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीवों को संरक्षण करेंगे, यानी पर्यावरण का जो वन्य जीव है, जो जंगली जीव है, उनका संरक्षण करेंगे, उनको किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाएंगे। ज्ञान के साथ साथ मानवता को बढ़ावा, यानी हम ज्ञान अर्जन के साथ साथ मानवता के लिए भी काम करेंगे। फिर राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। राष्ट्र संपत्ति यानी जो सरकारी काम है, जो सरकारी वस्तुएं हैं, उनकी रक्षा करेंगे। जैसे गाँव में होता है कूड़ेदान या बाकी सारी चीज़ें होती हैं, शहरों में भी कूड़ेदान बाकी अन्य चीज़ें होती हैं, तो उनका हम सुरक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे, किसी को मारेंगे नहीं। व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ सामूहिक सफलता पर बल दें, यानी खुद की सफलता के साथ साथ लोगों की भी देखभाल करना। फिर हमारा आता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। यानी 6 से लेकर जो भी 14 वर्ष के बच्चे हैं वो उनको माता पिता उनको किसी भी काम में ना लगाएं, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करें और उनको एक अवसर प्रदान करें ताकि वो शिक्षित हो। ठीक है, ये हमारा मूल कर्तव्य भी खत्म हो गया। यानी कुल हमने क्या क्या देखा, ये हमने भाग 1 से लेके 4 तक देखा, अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक देखा और हमारा 51 का भी देखा, यानी मूल कर्तव्य भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं और इसको
अपने सभी दोस्तों के पास, आप जो भी जिस भी ग्रुप में हो, जिसको जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, यूपीपीएससीएस की या यूपीएससी की, उनको ये भेजें ताकि वो लोग अपने जो अनुच्छेद है, जो संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, उनको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं और वो इन चीज़ों के बारे में जानें। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।